नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारी इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से और सही दिशा में चल रही होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए और उसमें कोई भी कोताही मत करिए, क्योंकि बस आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। उसको देखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो साथियों, यहाँ पे बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि अपेक्षित व कामुकतादर्शी यहाँ पे समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। किस श्रेणी में रखा जाए, एकांकी समाचार में, डायरी समाचार में, सनसनीखेज समाचार या फिर गर्म समाचार। तो यहाँ पे कामुकतादर्शी जो ये पत्रिका ये समाचार होते हैं, इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो ये यहाँ पे गर्म समाचार के रूप में इसको यहाँ पे जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं, तो इसको यहाँ पे गर्म जो है समाचार के रूप में इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको हॉट न्यूज भी कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा योजना विधि है, व्याख्यान विधि है, अनुवर्ग विधि, शिक्षण या फिर पाठ प्रदर्शन। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ए आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। योजना विधि में प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार यहाँ पे हो जाएगा योजना विधि। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रयुक्ता है, भाषिक विशिष्टता है, कलात्मकता है या फिर वैज्ञानिकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, यहाँ पे कलात्मकता हो जाएगा सी आंसर आपका सही। कलात्मकता यदि देखा जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये जो अनुप्रयुक्त भाषिक विशेषता तथा वैज्ञानिक प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता यहाँ पे हो जाती है। कलात्मकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता यहाँ पे नहीं है। क्या हो जाता है, ये विशेषता इसकी कलात्मकता जो है ये प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनसंचार का माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो या फिर सिनेमा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा बी, ये पत्रिकाएं हैं। ये दृश्य और शब्द नहीं है, केवल ये जो है देख के इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा पत्रिकाएं जनसंचार में दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, ये केवल दृश्य माध्यम के अंतर्गत आती हैं। दृश्य माध्यम से ही हुए मुद्रण के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कृष्णवैकत्वम शब्द में संधि है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये परीक्षा की दृष्टि के, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है। गुण है, वृद्धि है, आयादि है, दीर्घ है। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सही, तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि के अंतर्गत यहाँ पे ये हो जाता है, ये वृद्धि संधि में हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नज तत्पुरुष समास कौन सा है, रोग मुक्त है, राजपुरुषा है, अभावा है, पुरुषहितम है। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है सी, यहाँ पे अभावा हो जाएगा। अभावा यहाँ पे हो जाता है सी आंसर आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यहाँ पे है जिंदगी और जो धर्मवीर भारती है, बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश हैं, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर हैं, इंसान के खंडार यहाँ अमरकांत। तो यहाँ कौन सी रचना हो जाएगी सही, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो रचनाओं का युग्म यहाँ सही है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया। यहाँ पे कमलेश्वर की ये कहानी हो जाती है, क्या हो जाती है, उनकी ये कहानी हो जाती है राजा निर्वंशिया। यहाँ पे जिंदगी जो पूछा जाए तो अमरकांत का, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का, इंसान के खंडहर यहाँ पे मोहन राकेश की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएँ नहीं हैं, इसलिए नई कहानियाँ खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानियों के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ पे है कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। कमलेश्वर ये जो है नई कहानी के संबंध में ये कथन किसका है, तो यहाँ ये कमलेश्वर का कथन हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, इसको बिल्कुल याद रखें। इसी प्रकार के प्रश्न इस समय एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे कृष्णचंद्र हो जाएगा, जहाँ लक्ष्मी कैद है, हरिशंकर परसाई या फिर राजा निर्वंशिया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए आंसर कृष्णचंद्र। ये कहानियों के ये यहाँ पे सुमेलित ये यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ, तो यहाँ पे कृष्णचंद्र सुमेलित कीजिए, ये यहाँ पे हो जाएगा ए कृष्णचंद्र का। यहाँ पे ओ सॉरी, यहाँ पे ये इसका वो नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। ए आंसर आप लोग इसको अच्छे से मिला करके पढ़ना है, ए आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। जैसे मऊहे का पेड़ पूछा जाए तो यहाँ पे रचना जो दी हुई है मऊहे का पेड़, तो मऊहे के जो पेड़ है ये कृष्णचंद्र मार्कंडे जी की है। 5 रुपये का आदमी, तो ये हरिशंकर परसाई जी की हो जाती है रचना। और यहाँ पे जहाँ लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव जी की हो जाती है, राजा निर्वंशिया तो सबको पता है। कमलेश्वर की कहानी हो जाती है वापसी, यहाँ पे उषा प्रेमवदा जी की। और पेशावर एक्सप्रेस ये कृष्णचंद्र की, यहाँ पे कृष्णचंद्र जी की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। तो जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाता है। और साथियों आप लोग कोई भी वीडियो को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो मैं जो 10वां वाला ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, ये समझ लिए परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए रामबाण है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न इसमें है। तो बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के जो इसमें जो ये प्रश्न आप लोगों के सामने जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको कठिन भी लगता हो तो भी उसको पढ़ने का प्रयास करें, वहाँ से उसको पढ़ें, और जहाँ से भी अपनी तैयारी कर रहे हूँ उस किताब से भी उसी तरह के प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते रहें। क्योंकि आसान प्रश्न बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब प्रश्न मतलब थोड़ा डीपली पूछ रहा है तो हमको अपनी तैयारी वहीं से ही तो करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी एक सीट पक्की हो सकती है। तो ये नहीं कि जो ऊपर ऊपर हल्का हल्का प्रश्न तो चलो ठीक है, वो तो थोड़ा ठीक ही रहता है, लेकिन डीपली जो थोड़ा कठिन लग रहा है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते रहें। और कोई भी ऐसा कठिन प्रश्न नहीं है जो आपको आता नहीं है, कई बार उसको पढ़ेंगे, कई बार दोहराएंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपकी सीट जो है एग्ज़ाम में पक्की हो जाएगी। यहाँ पे गगीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी, ये यहाँ पे सरल और शांत लड़की थी, उदांत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। कौन सा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सही? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है सही वो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग बताएं। तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी। गगीन कहानी की जो ये यहाँ पे पात्रा है मालती बचपन से उदांत और चंचल लड़की है और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। प्रयोगवाद में 1943 से 1951 तक इसका प्रारंभ अज्ञेय के द्वारा तात्कालिक जो पत्रिकाओं से 7 कवियों का जो संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। अज्ञेय जी तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही ही नहीं राह के अन्वेषी भी हैं। और देखा जाता है तो अज्ञेय जी की प्रमुख कहानियाँ यहाँ पे कुछ ऐसी हैं जैसे गैगरीन है, बेबथगा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, जयदोल है, ये तेरे प्रतिरूप हो जाएगा, अमर बल्लरी। यदि यहाँ से अज्ञेय जी की सारी कहानियों को हम पढ़ के तैयार कर लेते हैं तो फिर प्रश्न कहाँ से बनेगा, प्रश्न आखिर यहीं से तो पूछा जाएगा। तो फिर ऐसे ही पढ़ के उसको पूरा डिटेल में तैयार करें, फिर आपका कोई भी प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सी हो जाता है, बी और डी। मैंने यहाँ देख करके आप लोगों का आंसर ये लगवा दिया था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर आपका, बी और डी हो जाएगा। वो पढ़ने की जो पुस्तकें पढ़ने की शौकीन भी थी और स्कूल से वो जो भागती भी थी क्लास से अपने।
अगर दोनों साधु होते तो उसमें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो उसकी प्रकृति ही विचित्र जीवन था। इनका उपर्युक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऐसे ही लंबे लंबे कथन और पंक्तियाँ बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं, तो इन कथनों से भागना क्या, इनसे जूझ करके इनको तैयार करने में ही हमारा फ़ायदा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ममता है, कफन है, रोज है या फिर परिंदे है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था। इनका उपयुक्त कथन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। यहाँ पे कथन जो है ये जो हो जाएगा कथन कहाँ से, तो ये कफन कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक देखा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमलेश्वर हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, महीप सिंह या फिर विष्णु प्रभाकर। तो ये समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं यहाँ पे कौन हो जाते हैं, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ए। यहाँ कमलेश्वर जी हो जाएंगे समानांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक, इनको कहा जाता है। कहानी में आदमी को प्रतिकूल करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं, जबकि महीप के आधार पर पत्रिका की सचेतन कहानी विशेषांकों से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो समानांतर कहानी का यहाँ पे कमलेश्वर हो जाएंगे प्रवर्तक। राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे है कि काव्य है कि उपन्यास है कि निबंध है या फिर रिपोर्टाज है। राग दरबारी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो काव्य से है, उपन्यास से है, निबंध से या फिर रिपोर्टाज से। आंसर आपका यहाँ पे सी सही, आपका यहाँ पे बी सही हो जाता है, उपन्यास से। यहाँ पे राग दरबारी जो ये विधा है ये यहाँ पे उपन्यास से हो जाती है। और रचनाकार पूछा जाता है तो श्रीलाल शुक्ल जी हो जाते हैं। और विश्रामपुर का संत सोनी घाटी, सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, ये सारे जो उपन्यास हैं यहाँ पे ये सब उनके हो जाते हैं, श्रीनिवास दास के। अगला है बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। किसने, तो यहाँ पे बावन को कहा गया है कि बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। ये यहाँ पे कथन पूछा जा रहा है कि है, तो यहाँ पे सुमिरत दास का है, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का है, फणीसन नाथ रेणु का या फिर डॉक्टर प्रशांत का है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है सही वो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही, फणीसन नाथ रेणु जी का ये कथन हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे वो नहीं बताया गया है कि यहाँ पे 52 जो आज़ादी के देशों में हिंदुस्तान पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। और यहाँ पे है कि कथन जो इन्होंने कहा है फणीसन नाथ रेणु, ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये कृति मैला आंचल से, ये जो कथन यहाँ पे है ये मैला आंचल से लिया गया है। और इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो ये 1954 में हुआ है। और ये पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा पर ये आधारित उपन्यास यहाँ पे हो जाता है। इनके कुछ और उपन्यास हैं, जैसे परती परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये यहाँ पे इनका उपन्यास हो जाता है। अगला यहाँ है भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या या फिर पुनर्नवा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सही, ए आंसर यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा ये आप यहाँ बताइए। नदी के दीप अंधेरे बंद कमरे हुए दिन मायक भाग्यवती, अंधेरे बंद कमरे हुए दिन भाग्यवती, नदी के दीप हुए दिन भाग्यवती, नदी के दीप अंधेरे बंद कमरे भाग्यवती, नदी के दीप अंधेरे व फिर बंद कमरे हुए दिन। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा, सबसे पहले इसमें जहाँ भाग्यवती दिख रहा है यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा, भाग्यवती, नदी के दीप अंधेरे बंद कमरे, और यहाँ पे वह दिन हो जाएगा। और देखा जाता है तो भाग्यवती यहाँ श्रद्धाराम फुलोरी की 1877 में, नदी के दीप 1951 में अज्ञे की, अंधेरे बंद कमरे 1961 में मोहन राकेश
वह दिन यहाँ पे 1964 में निर्मल वर्मा की ये कहानी, ये उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण इसमें पूछा जा रहा है क्या है। इसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, इसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है। उसने रचनाकार कुछ भी अपनी ओर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ जो प्रस्तुति है देखने को मिल रही है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा है, अमृतलाल नागर हैं, या फिर यशपाल, या फिर विष्णु प्रभाकर। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा यहाँ पे हो जाएंगे। और ये जो है ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल के माध्यम के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष उपन्यास, विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार, और यशपाल को देखा जाता है तो ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार के रूप में इनका जाना जाता। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवादी इसमें से कौन है और कौन इसमें मनोविश्लेषणवादी हैं। तो ये सारा कौन इसमें ऐतिहासिक है, ये सारी जो है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करके चलना है। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है के अनुसार जो सही कालक्रम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। बूंद और समुद्र, सुहाग के ऊपर, अमृत और विष, या फिर मानस का हंस, कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष यहाँ पे, और मानस का हंस। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष और मानस का हंस, ये यहाँ पे हो जाएगा किसका। तो ये सब हो जाएगा अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बूंद समुद्र 1956 में है, सुहाग के नूपुर 1960 में है, अमृत और विष 66 में है, और मानस का हंस यहाँ पे 72 में देखने को मिल रहा है। और जितना भी उपन्यास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अमृतलाल नागर के जो महाकाल सेठ, बाके लाल शतरंज की मोहरे, 7 घूंट वाला मुखड़ा, एकदा नैमी सारणी, बहुत नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट पीढ़ियाँ, मतलब जितने भी उपन्यास हैं यहाँ पे किसके, अमृतलाल नागर के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बिल्कुल इनको अच्छे से जितने भी हैं सबको तैयार कर लेना। ये कथन और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे है, राजनीति साहित्य नहीं है, इसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कथन मल्लिका का है, प्रियंवंजरी का, कालिदास, या फिर विलोम का। तो इन जो पात्रों का नाम सुन करके आपको पता चल गया होगा ये कि यहाँ पे ये जो है किससे ये कथन लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है सही, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, प्रियंवंजरी यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। इसमें राजनीति साहित्य नहीं है, इसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन जो है ये मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन की यहाँ से है, और इसकी जो पात्र है प्रियंवंजरी ने यह कथन कहा है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के कथन मैंने इस जो प्रैक्टिस सेट को इसलिए लिया है क्योंकि इसी प्रकार के कथन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। किस एकांकिका ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा है, जगदीश माथुर हैं, भुवनेश्वर हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। यहाँ पे किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, किस जो लेखक की। तो यहाँ पे ए आंसर आपका राम कुमार वर्मा हैं। इन्होंने जो भारतीय अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे किया है। और इनकी एकांकी देखी जाती है तो पृथ्वीराज की आंखें हो जाएंगी, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान यहाँ पे इनका हो जाता है। जबकि भुवनेश्वर की भी कुछ महत्वपूर्ण हैं, एक हो जाता है यहाँ पे एकांकी कारवां। जगदीश जी की यहाँ पे देखी जाए तो कृतियाँ, मेरी बांसुरी, भोर कतारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि यहाँ पे इनका हो जाता है।
और इनका नाटक देखा जाए लक्ष्मी नारायण जी का तो यहाँ पे हो जाए बहुरंगी पर्वत के पीछे ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाज़ा। ये यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल जी का जो यहाँ पे नाटक बताया गया है, बहुरंगी पर्वत के पीछे ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाज़ा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका नाटक है और एग्ज़ाम के इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले कौन है, ये जो कवि आपको दिख रहे होंगे ये सब द्विवेदी युग के कवि यहाँ पे हैं। तो श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, ये सब जो हैं। और किसका यहाँ पे पहले क्रम आता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर ही बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रीधर पाठक हैं, उसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नंबर, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, फिर राम नरेश त्रिपाठी जी का स्थान आ जाता है। ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इतना सुन के पतिशाही जी के अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, जो इनके 1.5 शेर सोना यहाँ पे हो गया है। रास वंशना पूरन भया आम खास बरखास हुआ, इस पंक्ति का संबंध यहाँ पे किसका है, ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये किसका हो जाता है ये, तो 84 वैष्णु की वार्ता से है, चंद छंद वर्णन की महिमा से है, 252 वैष्णु की वार्ता, फिर आईने अकबरी से, किससे ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। और जब आप पंक्ति यहाँ पे देखें तो ये आम खास बरखास यदि उसमें आपको मिल जाता है, कहीं ना कहीं आप जब कोई लंबा कथन होता है तो जब रिलेट करते हैं तभी याद होता होगा। तो यहाँ पे रिलेट करने के लिए आम खास बरखास यदि आपको दिखता है तो चंद छंद वर्णन की महिमा से इसको जोड़ करके बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, कि ताकि आपको जो है आपका जो प्रश्न है वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगला है अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करना कम रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मना स्थिति का घोतक है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा असहायता है, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति हो जाती है, कमी पूरा ना करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना ना कर पाने की चिंता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही, वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा, मूर्खों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति यहाँ पे हो जाती है। कौन सी, मूर्खों से दुराग्रह से उत्पन्न स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना है, तो कुरुक्षेत्र है, हरी घास पर क्षणभर है, ओंकार है, पौन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अज्ञेय की रचना है, तो यहाँ पे जो रचना उनकी दिख रही है वो आप लोगों को, तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षणभर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, नाश और निर्माण है, शिला पंख चमकीले हैं, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो यहाँ पे बुनी हुई रस्सी जो यहाँ पे दिख रही है, डी आंसर ये हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की ये यहाँ पे काव्य संग्रह हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो है ये सब मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूधनाथ सिंह है, विजयदेव नारायण शाही हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही, वो कौन सा हो जाता है ये यहाँ पे, तो इसमें बी आंसर आपका हो जाएगा सही, विजयदेव नारायण शाही मछली घर के संपादक यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है, अज्ञेय की है, जगदीश गुप्त की है, भारत भूषण अग्रवाल, या फिर गिरिजा कुमार माथुर की है। ये पंक्ति यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये पंक्ति किससी यहाँ पे है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सही, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय की रचना हो जाती है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, ये यहाँ पे हो जाती है किसकी, तो यहाँ पे ये पंक्ति जो है, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओस दो, ये गिरिजा कुमार माथुर की पंक्ति हो जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहों के अनबेसी
के रूप में किसको जाना जाता है, तो यहाँ पे अज्ञेय जी को जाना जाता है। और उन्हीं की ये पंक्ति यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रही है। वही प्रश्न भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। तार सप्तक के कवियों को प्रथम तार सप्तक के, या फिर दूसरे तार सप्तक के, या फिर चौथे तार, तो किसके कवियों को यहाँ पे राहों का अन्वेषी कहा गया है। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे तार सप्तक के कवियों को। यहाँ पे जितने भी सप्तक हैं उसमें सब के सब जो है दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर चौथा, और लेकिन जो प्रथम जो सप्तक है उसको प्रथम तार सप्तक या कुछ नहीं, उसको केवल तार सप्तक यहाँ पे कहा गया है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। समाज को, व्यक्ति को समाज के अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज में कुछ कर सकता है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही, वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है सही वो डी हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर, व्यक्ति विशिष्ट बनकर के ही समाज में क्या कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखने को कौन सा मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि है। तो यहाँ पे तार सप्तक का कवि पूछा जा रहा है। धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय, या फिर नरेश मेहता। तो कौन सा तार सप्तक का कवि यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो सी हो जाता है। अज्ञेय यहाँ पे तार सप्तक के कवि के रूप में देखने को मिल रहा है, सी आंसर। तार सप्तक के कवि अज्ञेय के संपादकत्व में चार सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। जैसे देखा जाता है, इसका सन देखा जाए तो पहला 1943 में है, दूसरा 1951 में है, तीसरा 1959 में है, और चौथा 1979 में यहाँ पे हो जाता है। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ जो है तार सप्तक के लिए यहाँ पे किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे अज्ञेय जी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ, तो किस सन में हुआ था, सन 1929 में, सन 1936 में, सन 1926 में, या सन 1943 में। किस सन में ये प्रगतिशील संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 1936 में ये इसका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ 1936 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो प्रगतिशील लेख है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है हर पेपर में। तो 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका जो अधिवेशन होता है, यहीं से प्रगति साहित्य की शुरुआत शुरू हो जाती है। और सन 1935 में ही फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। और 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वो करते हैं 1935 में ही। और लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रथम अधिवेशन पूछा जा रहा है, तो ये 1936 लखनऊ में किसकी अध्यक्षता में, तो मुंशी प्रेमचंद के। आप लोग आज बताएंगे कि जो प्रश्न है ये क्या आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या इसी प्रकार के प्रश्न हर जो ये एग्ज़ाम है टीजीटी हो या पीजीटी, ये एकदम बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है या नहीं, हमको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है, तो यहाँ पे तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, या फिर नए पत्ते। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही, तो जो आंसर हो जाएगा सही वो यहाँ पे ए हो जाता है, तुलसीदास। यहाँ पे प्रबंधात्मकता, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगी। जो निराला की रचना है उसमें देखने को मिल रही प्रबंधात्मकता, यहाँ पे तुलसीदास हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का नाम दिया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुनीतानंद पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो जो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका जो आंसर सही होने वाला है वो यहाँ पे हो जाता है ए, जयशंकर प्रसाद को यहाँ पे मधुचर्या कहा है, मधुचर्या का कवि कहा है। किसे कहा है, तो जो है
जयशंकर प्रसाद जी को कहा है। और किसने कहा पूछा जाता है तो शुक्ल जी ने कहा है। और कैसे कवि हैं तो छायावादी हैं। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुल्तान पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है तो युगांत पर, लोकायतन पर, वीणा पर या फिर पल्लव पर, किस पे इन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर देखने को मिल रहा है सही वो हो जाएगा कौन सा, पल्लव में ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। ये 1935 में, 40 में, 38 में या फिर 41 में। तो कामायनी का प्रकाशन यहाँ पे कब होता है। और ये छायावाद की काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली ये रचना यहाँ पे हो जाती है। प्रकाशन इसका, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहता है तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा कि ये 1935 ही है। ये इसमें 1935 आंसर हो जाएगा सही। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है जिसमें देखा जाता है तो ये काव्य कृति में इनकी कुछ और कृतियाँ हैं तो इसमें 15 सर्ग हो जाता है। और इसमें जो सर्ग है प्रथम जो होता है कहाँ से शुरू होता है और इसका लास्ट कौन सा सर्ग है, और जितने भी सर्ग हैं ये सब बिल्कुल सीरियल वाइज याद करना है। यहाँ पे जो कुछ कृतियाँ इनकी हो जाती हैं जैसे कानन कुसुम है, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ये यहाँ पे इनकी कृतियाँ देखने को मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत और झरना जयशंकर प्रसाद, सांध्य काकली, यहाँ पे निराला। तो जो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अनामिका यहाँ महादेवी वर्मा जी का ना होकर के ये निराला की रचना हो जाती है। अनामिका किसकी हो जाती है, अनामिका यहाँ पे निराला जी की रचना हो जाएगी। और वीणा पंत की झरना जयशंकर प्रसाद, सांध्य काकली निराला की, जबकि नीरजा यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कौन सा है तो रधिया महादेवी वर्मा के किस उपन्यास की पात्र है। तो यहाँ पे कौन से उपन्यास की बात हो रही है, यहाँ घीसा हो जाएगा, सविया या फिर बदलू या फिर रामा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाता है, बदलू यहाँ पे हो जाएगा कि रधिया जो है महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है। तो बदलू से ये यहाँ पे हो जाएगी। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। तो लज्जा है, निर्वेद है, काम है या फिर आनंद है। जो है ये श्रद्धा किस गोत्र की है इसमें पूछा जा रहा है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो जो सी है, काम, यहाँ पे आंसर सी आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने कविता, कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रागेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया वो कौन से हैं। तो नाथूराम शर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ पे जो भी आपको ऐसा लगे कि ये द्विवेदी युग का कवि है तो उसी पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी प्रश्नों को देख करके, जैसे कवि कुछ पूछा जा रहा है और उससे जुड़ा हुआ, तो ये कवियों को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भारतेंदु जी हैं तो ये भारतेंदु के हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ प्रगतिवादी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे किसके हो जाएंगे, छायावादी युग के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं ये द्विवेदी युग के ही कवि हो जाएंगे और द्विवेदी युग के बारे में ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इससे कुछ आप अपना अंदाज़ा भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब ये आप एक प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर, और एक कुछ और यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे द्विवेदी युग का कविता, कामिनी यहाँ पे इनको कहा गया है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखुल नाथ चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, बी आंसर आपका हो जाएगा सही। ये मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचना का अनुवाद यहाँ पे इन्होंने किया है और भारत भारती रचना के लिए इनको राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई है। और ये स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा करते हैं और गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ से 5-6 प्रश्न बिल्कुल
तैयार हो गया। ये मान के चलिए कि आपको इसी प्रैक्टिस सेट से, ये जो 10 वाला है, यहाँ से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है एग्जाम में। साहित्य में वह नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाता है कि बी आंसर बिल्कुल सही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे सूर्योदय करने वाले साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या फिर सुधार काल। तो किस नाम से इसको, तो इसको जागरण काल, इसको जो है पुनर्जागरण काल से यहाँ पे जाना जाता है। पुनर्जागरण काल यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल ही सही। सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचना है? भूषण भिखारी दास, घनानंद आलम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाता है। ये घनानंद की सारी रचनाएं यहाँ पे हो जाएंगी। घनानंद की जितनी भी रचनाएं हैं काफ़ी अच्छे से याद करना है कि ताकि वहाँ से कोई भी प्रश्न ना छूटे। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई है, बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया या फिर बिहारी। उन्हीं बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, बिहारी सतसई यहाँ पे हो जाता है। रामचंद्रिका का जो रचना समय है वो 1501 है कि 1601 है कि 1801 है कि 1701 है? तो आपका जो यहाँ पे आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा 1601 में रामचंद्रिका की रचना यहाँ पे की गई है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे केशव दास जी के द्वारा की गई है। ऋतुकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है? तो ऋतु वर्णन की बात जब ऋतुकाल में आए तो वहाँ पे किस कवि को लगा देना है आँख मूंद करके? ये यहाँ पे सी आंसर आपका सेनापति जो हैं ये ऋतु वर्णन में काफ़ी प्रसिद्ध हैं ऋतुकाल के। तो यहाँ पे जब भी प्रश्न बनता है तो आपको आँख मूंद करके सेनापति पे टिक कर देना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि काव्य, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा पर, किस भाषा में है? तो यहाँ पे भी कुछ नहीं देखना है, ये यहाँ पे ब्रज भाषा में हो जाता है आपका ए आंसर सही। भक्तमाल के रचयिता यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सुंदरदास हो जाते हैं या फिर अग्रदास, नाभादास या फिर कृष्णदास। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर सही, भक्तमाल के नाभादास हो जाएंगे रचयिता। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद है, यज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद या फिर सीताराम संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। तो यहाँ पे जो आपका सीता और राम का संवाद यहाँ पे नहीं है, बल्कि और जितने भी संवाद यहाँ पे हैं वो सब आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। और रामचरितमानस में सीता राम संवाद का वर्णन वैसे भी नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे शिव पार्वती का संवाद देखने को मिलता है। यज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद और काकभुसुंडी जी का संवाद यहाँ पे माध्यम से जो है काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद यहाँ पे हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु। इस प्रकार के जो तुलसीदास के प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल एक प्रश्न 100% मान के चलना है कि यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा और ऐसे ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है ये कलिकाल की मुक्ति पाने के लिए ये पत्रिका हो जाती है, ये रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी जो कांड है संबंधित वर्णन होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है, 4 है, 3 है या फिर 1 है। तो कितने में यहाँ पे देखने में बी आंसर आपका हो जाएगा 4 में देखने को मिल रही है। अगला है साहित्य को सुरसरि सम सबका हितकारी घोषित किया है? साहित्य को किसने यह घोषित किया है? सूरदास, केशवदास ने या फिर सूरदास ने या फिर रामानंद दास ने या गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य को सुरसर सम कहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे किसने कहा है? तो डी आंसर हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे ये कहा है सुरसरि सम सबका हितकारी जो साहित्य है यहाँ पे कहीं कहा गया। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया है? तो 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो आपका यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा सही?
तो जो इसकी रचना हुई है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इन्होंने इसकी रचना संपन्न की है, मतलब लिख करके इसको पूर्ण कर दिया। ये यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक है सब या फिर शबद रामायणी साखी। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 23 का यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता है, वीरता है, रीति है या फिर भक्ति है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो भक्ति हो जाता है, बिल्कुल ही सही। क्या कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो यहाँ पे भक्ति जो भावधारा है ये देखने को मिल जाती है। और इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी, सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। ग्रियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग इसको कहा है। ये पूछा जाता है भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये ग्रियर्सन ने यहाँ पे कहा है। अगला है जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी हैं, हेमचंद्र सूरी या फिर शालिभद्र सूरी या फिर जिनदत्त सूरी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा धर्मसूरी। जम्बू स्वामी यहाँ पे जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका बिल्कुल ही सही। और धर्मसूरी ये जो हैं जब शालिभद्र सूरी द्वितीय के पंच पांडव रचित रास और जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन नामक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पे 3 जो है देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी और उसके बाद जबकि शालिभद्र सूरी द्वितीय के पंच पांडव रचित रास, जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन, यहाँ पे रास आंसर हो जाएगा सही। तो साथियों यहाँ पे जो हमने प्रश्न आप लोगों के लिए चुन करके प्रस्तुत किया है ये कथन पर आधारित जो प्रश्न है, तो इसको देख करके वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, उसको घुस के पढ़ना है। नहीं तो हो सकता है कि कहीं से यहीं से ये प्रश्न बन जाएगा और आपका ये पढ़ाया समझ लीजिए कि एक प्रश्न आपका सब वो मिट्टी हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि चुने हुए प्रश्नों का यहाँ पे सिलेक्शन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो साथियों अपनी तैयारी को यहाँ से आप मजबूत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।